हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारे चैनल की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही अपेक्षा है हम लोगों की कि आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं। आइए अपने टॉपिक को देखते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है जनरल साइंस में फिजिक्स। जनरल साइंंस में हम लोग फिजिक्स की क्लास लेने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। फिजिक्स का मतलब क्या है? भौतिक विज्ञान। तो देखिए, बात करते हैं कि फिजिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है वो ये बनता है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। और किस शब्द से हुई? अगर भाषा पूछी जाए तो ग्रीक भाषा, शब्द पूछा जाए तो ये फ्यूसिस से हुआ है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति। और यही कारण है कि कई बार पेपर में आ जाता है कि भौतिक विज्ञान या भौतिकी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। नेचर साइंस की अगर बात की जाए तो वो कौन आएगा? वो फिजिक्स आएगा। नेचर साइंस में फिजिक्स आता है। प्राकृतिक विज्ञान से हम किसको जानते हैं? तो हम फिजिक्स को जानते हैं। तो दो क्वेश्चन हमने सीखे। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है? फ्यूसिस से हुई है। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। अब अगर हमसे कोई पूछा कि फिजिक्स है क्या, तो हम बताएंगे कि जो फिजिक्स है तो हम बताएंगे कि द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा। ब्रह्मांड में जो द्रव्य और ऊर्जा है उसकी अन्योन्य क्रियाओं और उनके बीच में जो संबंध है उसी के हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब जो मेन हमारे मतलब की बात है, एक और क्वेश्चन यहां से हमें याद रखना होता है। वो दिया जाए आपसे कि फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स का मतलब हो गया जन्मदाता। ऐसा कहता है कि फिजिक्स के जन्मदाता किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ फिजिक्स हम लोग कहते हैं न्यूटन को। किसको कहेंगे? न्यूटन। न्यूटन बिल्कुल आपने सही जाना, क्योंकि न्यूटन ने फिजिक्स में बहुत सारा योगदान दिया है, इसलिए हम न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं। अब इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो बहुत पूछी जाती है। न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। क्वेश्चन आता है कि न्यूटन की वो पुस्तक कौन सी है जिसमें इन्होंने अपने नियमों और सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो वो पुस्तक है प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया में न्यूटन ने क्या किया है? अपने नियमों एवं सिद्धांतों का वर्णन किया है। सिद्धांतों का वर्णन किया है किसने? न्यूटन ने। और वो पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपिया। तो कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। किस शब्द से? फ्यूसिस से। फादर ऑफ फिजिक्स कौन? न्यूटन। न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? प्रिंसिपिया है। प्रिंसिपिया में क्या है? तो प्रिंसिपिया में न्यूटन ने अपने सिद्धांतों और नियमों का वर्णन किया है। अब आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हमें दो चीजें मिलती हैं। फिजिक्स में क्या क्या मिलेगा? फिजिक्स में हमें दो चीजें मिलती हैं। एक मिलेगी राशि और दूसरा मिलेगा मात्रक। यानी कि राशि का मतलब क्वांटिटी और दूसरा मिलेगा यूनिट। अगर हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो दो चीजों को ही हम पढ़ेंगे पूरा
अदिश राशि, अदिश राशि को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम भौतिक राशि अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स, केवल मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा। डायरेक्शन लेस होती हैं जो हमारी अदिश राशियां होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। क्या होता है बताएंगे कि केवल परिमाण होगा, केवल परिमाण, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, यानी कि नो डायरेक्शन। केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, तो वो अदिश राशि होगा। कैसे? जैसे कहते हैं हम द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं। आयतन को वॉल्यूम बोलेंगे। घनत्व को हम डेंसिटी बोलेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कार्य, वर्क बोलेंगे, कार्य जिसको हम वर्क बोलते हैं। इधर देख लेते हैं, जरा ऊपर देख लेंगे, दाब हो जाएगा, दाब को हम लोग प्रेशर बोलेंगे, प्रेशर। किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी होगी तो वो भी किसके अंतर्गत आएगी? अदिश राशियों के अंतर्गत आएगी। एनर्जी कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। अगर आप कह दें आपसे विद्युत धारा, करंट जिसको बोलते हैं, तो ये मतलब जिस राशि की हम बात करें और उस राशि में डायरेक्शन की बात नहीं की जाएगी, केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी, तो वो अदिश राशि में आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। अभी आगे और भी बहुत अच्छा आने वाला है, इसलिए लगे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जब तक हम जो है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे सदिश राशियां। सदिश राशियां सदिश राशियों का मतलब है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा? वे राशियां जिसमें परिमाण भी हो, परिमाण प्लस दिशा। मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। मतलब वे सदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम सदिश राशियां कहेंगे। यानी कि इंग्लिश में अगर बता दें तो दैट फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described when we know about both functions magnitude and direction। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, दोनों फंक्शन के बारे में हमें जानकारी होगी, तो हम उसको कह देंगे कि वो सदिश राशि है। देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे सबसे पहले आ जाए आपका वेग, वेलोसिटी, भार, वेग,
इसके बाद में हम आपसे कर दें वेग के पहले हम आपको बता सकते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो गया, बल, फोर्स, त्वरण, एक्सीलरेशन, बलाघूर्ण, टॉर्क। तो इस तरह से वो सारी राशियां जिसमें हमें क्या हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी की जरूरत हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होगी, वो किसके अंतर्गत आएगा, सदिश राशियों के अंतर्गत आएगा। जैसे और भी बहुत सारी हैं, कोई भी तीव्रता हो, चाहे वैद्युत क्षेत्र की हो या इलेक्ट्रिक फील्ड की हो, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो सकती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हो सकती है। जैसे इंटेंसिटी कहेंगे इसको, इंटेंसिटी, वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी तरह की तीव्रता होगी वो सारा हमारा किसके अंतर्गत आएगा, सदिश राशियों के अंतर्गत आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो हमें आगे पता चलता चला जाएगा। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बंटवारा किया गया, फिजिक्स का डिवाइडेशन किया गया, तो इसको विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया। कैसे बांटा गया वो देखते हैं। जिसमें बांटा गया उसको हमने क्या कहा, तो जब बांटा तो हमें मिला मूल राशियां। क्या मिली, मूल राशियां। बहुत कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल राशियां का मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जब मूल राशियां होंगी, हमें पता है राशि होगी तो मात्रक भी होगा साथ में, तो हमें मूल मात्रक भी मिल गए। मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगे, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, मूल राशियां कितनी है। तो हम आपको बता दें कि मूल राशियों की संख्या जो है वो 7 होती है, 7 है। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास कितनी होंगी, 7 होंगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी है 7। अब अगर कोई पूछे कि मूल यानी कि उत्पन्न, मतलब जो एक दूसरे से स्वतंत्र भौतिक राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। यहां देखेंगे मूल राशियां किसे कहते हैं, तो बताएंगे एक दूसरे से स्वतंत्र भौतिक राशियां, स्वतंत्र भौतिक राशियां। एक दूसरे से स्वतंत्र भौतिक राशियां यानी कि इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कोई पूछेगी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूल राशियां क्या है, डिपेंडेबल है या इंडिपेंडेंट होती हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होगी, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगी। तो अब देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं लंबाई, लेंथ। अब जब लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, मीटर को मीटर ही बोलेंगे। दूसरा आ गया द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब देखो जरा ध्यान दो, अगर कंपटीशन
कंडीशन में आ जाए कि मूल राशियों की संख्या कितनी है तो 7 है। लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमा के ऐसे कह देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है या निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है। उस कंडीशन में हमें समस्या हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर आपको सातों मूल राशियां पता है तो आप बता पाएंगे कि निम्न में से कौन सी मूल राशि है और निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो देखते हैं, इसलिए हमें इनको पढ़ना भी जरूरी है। तो द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। इसके बाद नंबर तीसरा आ गया समय। समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। नंबर 4 पे आ जाएगा ताप, टेम्परेचर। लंबाई लेंथ, द्रव्यमान मास, समय टाइम, ताप टेम्परेचर, और ताप का मात्रक जो होता है, मूल मात्रक हो सकता है बहुत लोग ना जानते हो, ये होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। इसके बाद आ गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है ये कैंडिला होता है। इसको इंग्लिश में भी कैंडिला ही कहेंगे। इसके बाद नंबर 6 पे आ गया विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। अभी जाइएगा, इससे जुड़े हुए और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। और इसके बाद में 7वां हो गया पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, द्रव्य। अब ध्यान देते हैं, मूल राशियों की संख्या 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। लंबाई यानी कि लेंथ का मात्रक मीटर, द्रव्यमान यानी कि मास का मात्रक किलोग्राम, समय यानी कि टाइम का मात्रक सेकेंड, ताप यानी कि टेम्परेचर का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि हमारे पास 7 मूल राशियां हैं और मूल राशियां एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। अब यहां पे आ जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न जो दूसरे से उत्पन्न हो तो इसको हम डिराइव्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? जो दूसरे से उत्पन्न होंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ लिया सबसे पहले क्षेत्रफल। किसी भी आकृति का फिगर का जो एरिया होगा तो एरिया का सिंपल सा अगर हम रेक्टेंगल का फार्मूला ले लें तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई से ये मिलकर चौड़ाई भी क्या एक तरह